नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। आज सोशल मीडिया पर जो हलचल है, जो चर्चा है, जो बहस चल रही है, वह यूं ही नहीं चल रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी सीख छुपी छुपी हुई है। और मैं चाहता हूं कि आज आप सब लोग इस पूरे मामले को बहुत धैर्य से, बहुत ध्यान से सुने, समझें और फिर अपने जीवन का निर्णय लें। मामला क्या है? एक नियोजित शिक्षक थे। वर्षों तक उन्होंने नियोजन इकाई में काम किया। 10 साल, 15 साल, कहीं कहीं 20 साल से भी अधिक सेवा दे चुके थे। अनुभव भी था, समान वेतन सम्मान भी था और वेतन भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 45,000, 48,000, यहाँ तक कि 50,000 के आसपास पहुंच चुका था। जीवन एक स्थिर स्थिति में था, परिवार चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, समाज में पहचान थी। लेकिन तभी एक माहौल बना, राजकर्मी बनिए। कहा गया कि एक अब अवसर आ गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अध्यापक बन जाइए। यह सुनहरा मौका है, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, वेतन संरक्षण मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगी, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, सबका लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा शब्द राजकर्मी। अब मित्रों, शब्दों का आकर्षण बहुत खतरनाक होता है। राजकर्मी शब्द सुनते ही कई लोगों को लगा कि अब हम एक अलग श्रेणी में आ जाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे। और इसी सोच के साथ उस शिक्षक ने परीक्षा दी, मेहनत की, पास भी कर गए। किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, स्वेच्छा से परीक्षा दी, स्वेच्छा से ज्वाइन भी किया। अब यहाँ असली कहानी शुरू होती है। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें लगा कि उनका वेतन वही रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब वेतन पर्ची आई तो देखा कि वेतन लगभग 30,000 के आसपास तय हुआ है, यानी लगभग 15 से 20,000 की सीधी कमी। जो व्यक्ति 45 से 50,000 पा रहा था, वह सीधे 30,000 पर आ गया। पहले तो समझाया गया, अभी शुरुआत है, धैर्य रखिए, वेतन संरक्षण मिलेगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। फिर कहा गया कि सक्षमता परीक्षा में भाग लीजिए, आगे और लाभ मिलेगा। तरह तरह की बातें कही गई, कई पत्र, कई बयान, कई आश्वासन जैसी बातें वातावरण में घूमती रहीं। लेकिन 1 साल बीत गया, स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। थोड़ी बहुत तकनीकी समायोजन हुआ, लेकिन मूल वेतन की समस्या जस की तस रही। तब शिक्षक को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। हम तो राजकर्मी बन गए, फिर हमारा वेतन कम कैसे? हमने तो सोचा था कि जीवन स्तर ऊपर हो जाएगा। और फिर मामला पहुंचा न्यायालय। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। केस संख्या आपको पता होगा, CWJC 16276 ऐसे करके था। उसकी मांग थी वहां पर कि वेतन संरक्षण दीजिए, हमारी पूर्व सेवा को जोड़िए, सेवा निरंतरता मानिए, समान के काम समान वेतन का सिद्धांत लागू कीजिए। अब मित्रों, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है बिहार सरकार का एफिडेविट। सरकार ने अपने शपथ पत्र में साफ साफ लिखा कि अपने अध्यापक नियुक्ति नियमावली को पढ़कर आवेदन किया। वह नियमावली सार्वजनिक थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि ये एक नई नियुक्ति है, आपने स्वेच्छा से आवेदन किया, किसी के दबाव में नहीं आए। सरकार ने कहीं भी यह वादा नहीं किया कि आपकी पूर्व सेवा स्वतः जुड़ जाएगी। सरकार ने कहीं नहीं कहा कि आपका पुराना वेतन जस का तस रहेगा। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह अधिकतर है कि वह अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान तय करे। नियोजित शिक्षक और आयोग से चयनित अध्यापक, दोनों की नियुक्ति की प्रकृति अलग है, सेवा शर्तें अलग हैं। इसलिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत यहाँ स्वतः लागू नहीं होता। यह बहुत गंभीर बात है, क्योंकि वर्षों से यह तर्क दिया जा रहा था कि काम तो वही है, पढ़ाना, तो वेतन अलग क्यों? लेकिन न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पद, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा नियम, संरचना सब अलग है और कानून इन्हीं आधारों पर निर्णय देता है। प्रश्न उठता है, क्या सरकार ने कभी वेतन संरक्षण दिया? हाँ, कुछ मामलों में समायोजन हुआ, लेकिन क्या वह सार्वभौमिक अधिकार था? सरकार के अनुसार नहीं, वह एक नीतिगत या प्रशासनिक निर्णय था, जिसे अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। अब जरा सोचिए, यदि कोर्ट यह मान लेता है कि आपने नियमावली पढ़कर समझकर स्वेच्छा से नई नौकरी ज्वाइन की है, तो फिर पुरानी नौकरी की शर्तें नई नौकरी में स्वतः कैसे लागू होंगी? यही सरकार का मूल तर्क था। मित्रों, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता रहा हूं कि केवल राजकर्मी शब्द से प्रभावित होकर निर्णय मत लीजिए। ग्रेड पे छोड़कर नियत वेतन पर जाना और यह मान लेना कि भविष्य में सब स्वतः सुधर जाएगा, यह जोखिम भरा कदम है। अब स्थिति यह है कि जो लोग पंचम चरण की ओर देख रहे हैं, जो विशेष शिक्षक की काउंसलिंग की तैयारी में हैं, अब उन्हें
अब उन्हें यह पूरा प्रकरण ध्यान से समझना होगा। आज 52 से 53,000 पाने वाला शिक्षक यदि नई नियुक्ति लेकर 40 से 45,000 पर आता है तो उसे यह समझना होगा कि क्या वह कमी स्थायी हो सकती है, क्या भविष्य में कोई गारंटी है कि सब कुछ बराबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि मामूली परीक्षा को लेकर आपको अध्यापक जैसी सुविधा दे देंगे, लेकिन जैसी सुविधा और समान वेतन संरचना ये दोनों अलग बातें हैं। शब्दों के अंतर को समझना होगा। सरकार का भी दृष्टिकोण है, यदि बड़ी संख्या में लोग उच्च वेतन से कम प्रारंभिक वेतन पर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वेतन बजट पर प्रभाव पड़ता है। लाखों की संख्या में नियुक्तियां हुई, प्रति व्यक्ति यदि 10 से 15,000 की भी कमी हो तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा वित्तीय अंतर बनता है। यह प्रशासनिक और आर्थिक वास्तविकता है। लेकिन शिक्षक साथी के लिए यह व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है। घर का बजट, बच्चों की फीस, सामाजिक दायित्व ये सब वेतन से जुड़े होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले नियमावली पढ़ना, विशेषज्ञ से सलाह लेना और भावनात्मक प्रचार से दूर रहना आवश्यक है। मैं यह नहीं कह रहा कि परीक्षा देना गलत है, आगे बढ़ना गलत है, लेकिन बिना शर्तों को समझे केवल भीड़ देखकर निर्णय लेना खतरनाक है। जो लोग आज कह रहे थे कि राजकर्मी बनो, भविष्य सुनहरा है, वही लोग आज चुप हैं। अदालत में जब सरकार का एफिडेविट आता है तब भावनात्मक भाषण काम नहीं आते, वहाँ नियम, दस्तावेज और हस्ताक्षर काम आते हैं। और याद रखिए, एक बार नई नियुक्ति स्वीकार कर ली तो वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। यह कोई स्थानांतरण नहीं था, यह नई सेवा में प्रवेश था और कानून नई सेवा को अलग मानता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और गंभीर पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह हजारों लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जरा एक क्षण के लिए आप स्वयं को उस शिक्षक की जगह रख कर देखिए। 15-20 साल सेवा दी, धीरे धीरे वेतन बढ़ा, समाज में पहचान बनी, परिवार को स्थिरता मिली और अचानक एक निर्णय, अब हम राजकर्मी बनेंगे। यह निर्णय भावनात्मक था या व्यावहारिक, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन हुआ तो लोगों ने बधाई दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई, कहा गया अब तो जीवन सेट है। लेकिन जीवन केवल पदनाम से सेट नहीं होता। जीवन वेतन संरचना, सेवा शर्त, प्रोन्नति नीति, पेंशन व्यवस्था और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से तय होता है। थोड़ा गहराई से समझिए। नियोजित शिक्षक की सेवा प्रकृति अलग थी। वह स्थानीय निकाय या नियोजन इकाई के अंतर्गत नियुक्त हुए थे। उनकी वेतन वृद्धि की संरचना अलग थी। धीरे धीरे वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके थे जहां उनका मासिक वेतन 50,000 के करीब था। दूसरी तरफ आयोग से चयनित अध्यापक, उनकी नियुक्ति राज्य स्तरीय है, लेकिन प्रारंभिक वेतनमान निश्चित है, यानी शुरुआत नीचे से होगी। अब यहाँ यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी सेवा को जोड़ने की उम्मीद करता है तो उसे पहले यह देखना चाहिए कि नियुक्ति नियमावली क्या कहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन क्या इसकी लिखित गारंटी है? क्या नियमावली में संशोधन का स्पष्ट आश्वासन है? जब तक कुछ दस्तावेज में ना हो तब तक यह केवल संभावना है, अधिकार नहीं। और अदालत में संभावना नहीं, अधिकार देखा जाता है। यह भी ध्यान रखिए कि एक बार नई सेवा में समाहित हो जाने के बाद पुरानी सेवा में वापसी लगभग असंभव होती है। इसलिए निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचिए। एक परीक्षा पास करना उपलब्धि है, लेकिन उपलब्धि का अर्थ हमेशा लाभ नहीं होता। कभी कभी वह नई नियुक्ति नई चुनौती भी बन जाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि सबको रुक जाना चाहिए, मैं यह कह रहा हूं कि सबको जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि कोई युवा शिक्षक जिसकी सेवा अभी 1-2 साल की है, उसके लिए नई नियुक्ति लाभकारी हो सकती है, लेकिन जिसने 20 साल सेवा दे दी, उच्च वेतन पर है, उसके लिए गणना अलग होगी। हर व्यक्ति की स्थिति अलग है, इसलिए निर्णय भी व्यक्तिगत होना चाहिए, भीड़ देखकर नहीं। और अंत में एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जो निर्णय हो चुका है उस पर पछताने से कुछ नहीं होगा। यदि आप नई सेवा में आ चुके हैं तो अब उसी में अपने अधिकारों के लिए वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास कीजिए, लेकिन जो अभी निर्णय के मोड़ पर है वे जल्दबाजी ना करें। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत है जानकारी। जितनी स्पष्ट जानकारी होगी उतना सही निर्णय होगा। अफवाह, प्रचार, आधा अधूरा सच, ये सब आपको भ्रमित करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, नियम पढ़िए, आदेश पढ़िए, कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, दूसरों की व्याख्या पर निर्भर मत रहिए, स्वयं समझिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बातें यहीं समाप्त करते हुए यही कहूँगा, निर्णय आपका है, भविष्य आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। सजग रहिए, संयम रखिए और सोच समझ कर कदम उठाइए। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण उपयोगी लगा तो अपने शिक्षक